बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल आज आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। कल ही मैंने 3 लिफाफों के वीलॉग्स देखे जिसमें वो सारे एक ही बात दोहरा रहे थे कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। यकीन माने मेरा दिल ही खट्टा हो गया। मैंने कहा ये मैंने जुमले बोलने ही नहीं यार, ये इन लोगों ने तो इस जुमले की वाट लगा दी। तो आप समझदार हैं, इशारा काफी है, जो आपको करना है वो कर लें। आज आगे बात चलाते हैं। इलेक्शन का दिन है, सारा ध्यान सबका फोकस उसी तरफ होगा, मगर इसके बीच एक कल रात को ऐसी वारदात डालने की कोशिश की गई बड़ी खामोशी के साथ, जो काफी खतरनाक भी है। तो इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं ताकि ये रिकॉर्ड रहे और वक्त जरूरत काम आए। ये बहुत ही बारीकी का काम था, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। आपको लगेगा कि इसमें वाकई मैं कोशिश करूंगा आपको दलाइल के साथ साबित करने की कि हमारे जो मोटिवेशनल को नाम ने हाथ स्पीकर साहब हैं, कासिम अली शाह साहब, जो मुझे पहले तो कायम अली शाह के उसके ऊपर लगा। तो मैं इनका कभी भी ना कोई फैन रहा हूं, ना मैंने इनके कभी कोई इतने वीडियो देखे हैं। शायद एक आध झलक मैंने देख रखी थी काफी पहले, मगर मुझे ये सब बनावटी चीजों से, बनावटी किरदारों से हमेशा से उलझन रही है। मैं इनका नहीं देखता था, मगर ये कल से इनको वायरल किया हुआ था और वो तब भी मेरी ये इग्नोर लिस्ट पे थे। 92 न्यूज के जो एंकर फैसल अब्बासी, इनका ट्वीट मेरी नजर से गुजरा और मैंने पहली लाइन पढ़ी तो मुझे वो लगा शहबाज शरीफ के रवैये में लचक देखी तो इस तरह का। तो मैंने कहा शायद तारीफ शारीफ करेंगे, जैसे वो हमारे एंकर्स का आजकल काम है। तो मैं इग्नोर करके आगे स्क्रॉल कर ही रहा था, तो उसकी हाईलाइट्स ही होती है, उसमें मुझे कासिम शाह की तस्वीर देखी तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा ये तो अभी बंदा कल मिलकर आया खान साहब से, इसकी अब ये शहबाज शरीफ के साथ क्या हेडलाइन निकल आई है। तो मैंने ट्वीट पूरा पढ़ा और पूरा ट्वीट पढ़ा तो मेरा मीटर घूम गया। मैंने कहा वीडियो भी देख लेते हैं कि ये क्या कहानी है। तो हालांकि जो इसने कहानी अपने खान साहब के इंटरव्यू के बाद सुनाई थी कि जी मैंने खान साहब से टिकट मांगा और उन्होंने हामी भर ली, तो तब भी ये मेरी कंप्लीट इग्नोर लिस्ट पे था। इसको मैंने कोई ट्वीट इस पे नहीं किया, या कुछ लोगों ने इसको बड़ी हेडलाइन और बड़ा कुछ बनाने की कोशिश की, मगर अब आपको समझ आएगी कि कासिम शाह की इस एक अजीब सी बोंगी को इतना हवा क्यों दी गई और इसको मुख्तलिफ चैनल्स पे हाईलाइट किया गया, क्योंकि कासिम शाह की इस मुलाकात को एक हाइप बनाया जा रहा था। हालांकि ये बिल्कुल गैर मामूली इवेंट नहीं था, ये कुछ ऐसा नहीं था कि इसको इतनी हवा दी जाती। हजारों लोग खान साहब के पास जाते हैं, खान साहब से मिलते हैं ज़मान पार्क में, मतलब है कि मुलाकातें ये चलती रहती हैं, उसमें किसी किस्म का बैन नहीं है। तो कासिम शाह के इस मुलाकात को टीवी चैनल्स पर गैर मामूली तौर पर पजीराई दी गई और खुद इसने अपने अकाउंट से भी ये हेडिंग लिखी कि जी खान साहब से मैंने टिकट मांगा और महसूस होता है कि जैसे खान साहब ने हामी भर ली, मगर खान साहब ने ये कहा था कि टिकट आपको बिल्कुल मिल सकता है अगर आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं। तो अब क्लिप में देखा तो मौसूफ की जो जुबानो बयान थी सुनकर मुझे लगा कि अब तक सोशल मीडिया पर इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हुई होगी। तो मैंने थोड़ी सी तहकीक की, थोड़े अकाउंट्स वगैरह जो चेक किए, तो मुझे पता चला कि अभी तक ये किसी ने नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो उस एक एंकर ने ही उसका ट्वीट किया हुआ था ये क्लिप। तो सारी बात है उसकी इतनी रीच नहीं थी, इतने लोगों ने नहीं देखा था। पर जो मेरा तो मीटर घुमा हुआ था, मैंने कहा इस बयानी को तो काउंटर किया जाना चाहिए, ये तो मुकम्मल तौर पर गलत बात कर रहा है और ये इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जरूर है। तो मैंने वो ट्वीट जो उनसे एक किया उसको मैंने काउंटर किया और उसको मैंने कुछ अच्छे अकाउंट्स जो है बेहतर बयानियां बनाते हैं उनको मैंने फॉरवर्ड किया कि वो भी इस पर रोशनी डालें और अगर इसमें कुछ है तो इसको फौरी तौर पर काउंटर किया जाए कि ये शख्स गलत बयानी कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 1 घंटे में ही ये सारा मामला वायरल हो गया और ये जो मौसूफ ने कई दिनों से या पता नहीं महीनों से ये जो कोई इनको मेहनत करवाई जा रही थी, वो मेरा ख्याल है कि 3 से 4 घंटों में वो ज़मीन बोस हो गई। एंकर स्टार्ट लेते हैं कि आपकी जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और आपने जो अर्ज डाली, क्या वो ये अज़्म रखते हैं कि सब यकजा हों? इसके जवाब में जो स्टार्ट कासिम अली शाह ने लिया वो बड़ा अजीब गरीब। जहां तक बात थी शहबाज शरीफ की, वहां तक वो रहता तो समझ आती कि वो क्यों बुराई करने लगा। भाई ज़ाहिरी बात, उसको बुराई करने की जरूरत नहीं है, वो एक ओपिनियन दे रहा है। मगर कंपैरिजन करते हुए शहबाज शरीफ का कि भाई वो बड़ा एक अजीब सा था कि जी मैंने वज़ीर आज़म के रवैये में बड़ी लचक देखी और वो सबके साथ मिल बैठने को तैयार है। मगर इस जवाब के बाद इस कंपैरिजन खान साहब से करना कि वो शहबाज शरीफ क्या कहता है, परवेज इलाही साहब क्या कहते हैं और खान साहब का क्या रवैया है, वो बिल्कुल एक बेमौका सा था। उसका कुछ सवाल से ताल्लुक नहीं था और फिर उसमें उनकी बुराई करना, कहना कि वो जी क़यामत के फैसले भी वो दुनिया में करना चाहते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये क्वेश्चन ही नहीं था, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने ये सारी बात शुरू कर दी। बंदा पकड़ा गया, इधर से पकड़ा गया स्टार्ट में कि वो ओवर क्लेवर बन रहा था। आप एक पहले कोई उसकी बुनियाद तो बनाएंगे, आप टॉपिक शुरू कैसे करने लगे हैं, आपका सवाल के साथ बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो मैं भी
थोड़ा सा हुआ चुका ना, मैंने कहा ये तो काम खराब है कि ये इसकी लाइन लेंथ कल तक सकलैन मुश्ताक थी, आज ये शोएब अख्तर बना हुआ है। तो सवाल अब इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये मेरे सामने हो, कि आखिर खान साहब ने आपसे ऐसी कौन सी बात कर दी जिससे आपको पता चला कि क़यामत के फैसले वो जमीन पर करना चाहते हैं? क्या खान साहब ने नमाज रोजा की बाबत सजा देने की बातें शुरू की हैं? क्या खान साहब ने अमाल पर सजा देने की बातें शुरू कर दी हैं? क्या खान साहब ने इबादत गुजार ना होने और उन तमाम अमाल पर सजा देने की बात की है जिनके गवाह सिर्फ फरिश्ते हो सकते हैं, जो इंसान का एक अपनी खिलवत का मामला होता है, और उनके लिए खुद अल्लाह ने जो कब्र में और जहन्नुम में अजाब रखे हुए हैं? तो क्या खान साहब वो कह रहे हैं कि इनको ये सजाएं दुनिया में देनी शुरू कर दें? ऐसी कोई बात खान साहब ने की है? अगर नहीं की तो सवाल कासिम अली शाह साहब से ये बनता है कि खान साहब तो मुल्क लूटने, मनी लॉन्ड्रिंग, नाजायज प्रॉपर्टी, सरकारी फंड के नाजायज इस्तेमाल पर, गरीब आवाम का पैसा लूटने पर, मतलब है कि इन दुनियावी जराइम पर सजा देने की बात करते हैं। तो क्या बाकी दुनिया में जो कोई भी दूसरे मुमालिक हैं वहाँ रोजे क़यामत तक इंतजार किया जाता है कि अब ये जो है इन तमाम जराइम की सजा रोजे क़यामत मिलेगी? मगर पाकिस्तान में खान साहब ने एक ये नया मुद्दा निकाल दिया कि यार आपने चोरों को सजा देनी है। तो ये खान साहब क्यों क़यामत का वेट नहीं कर रहे? ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हमारे नौजवानों के ज़हन बनाते हैं, ज़हन साजी करते हैं। ये मैं आपको उनका बता रहा हूँ। तो फिर अब जो इनका हिसाब है, क्या जेलों के दरवाजे नहीं खोल देने चाहिए आपके ख्याल में कि तमाम जो जितने भी मुजरिम है दुनिया के, इनको छोड़ देते हैं कि भाई इनका हिसाब किताब तो क़यामत के रोज होना है, हमने इनको क्यों जेलों में बंद किया? वो कुलभूषण है, वो अपने भगवान को या जिसको वो मानता है उसको जवाब देगा। हमारा तो बतौर मुसलमान यही अकीदा है कि हमें तो अल्लाह के सामने पेश, दुनिया के तमाम इंसानों को अल्लाह के सामने पेश होना है, मगर फिर हम इन सबको छोड़ देते हैं ना, हमने क्यों बंद किए हुए हैं? क़यामत के रोज का इंतजार करो भाई। अच्छा, यही बातें करते करते मौसूफ जोन से वो पटरी से बिल्कुल ही किसी और लाइन पे चढ़ जाते हैं, जैसे वो पेशावर जाती हुई अचानक ही कोयटा की तरफ मोड़ खा जाए रेलगाड़ी, तो कहते हैं कि जी घर जल रहा है और बड़े मिल बैठे वरना दुश्मन फायदा उठाएगा। तो ये मेरे सिर्फ एक और सवाल का जवाब दे दें, मैं इनको चैलेंज करता हूँ अगर इनके पास इसका जवाब है तो इनसे ये पूछें कि इस सारे जो आज पाकिस्तान में सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिन खतरात और खदशात का इजहार ये अभी कर रहे हैं, कासिम अली शाह साहब ने अभी किया है, या जो भी पाकिस्तान में लोग हैं जो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं, ये क्या मुझे बता सकते हैं कि 9 अप्रैल से पहले भी आप क्या इन खदशात का इजहार करते रहते थे? क्या पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है, क्या 9 अप्रैल से पहले भी यही हालात थे पाकिस्तान के? आपके पास इनका कोई जवाब है? मुझे यकीन है अगर आपके पास इसका जवाब होगा भी तो आप देंगे नहीं, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं वो डिटाई में भी बड़ा आला म्यार रखते हैं। तो अभी आप मशवरा दे रहे हैं कि जो लोग इस सारी तबाही के जिम्मेदार हैं उनका एहतसाब ना किया जाए, उनको सजा ना दी जाए उनके जराइम की, बल्कि उनके साथ मिल बैठा जाए और उनसे सलाह मशवरा किया जाए प्यार मोहब्बत के साथ, और उनको मतलब है कि पूछा जाए कि हाँ भाई अब हम मिलकर इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो शख्स बिगाड़ने में माहिर हो वो क्या आपको सुधारने में कोई अच्छा मशवरा दे सकता है? क्या 9-10 महीने में आपको अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि अगर ये लोग सुधार सकते तो 13 जमातें एक तरफ हैं, कौन इनके साथ मिलकर नहीं बैठा हुआ? 13 जमातें हैं जो पिछले 40 साल से इक्तदार में रही हैं। अगर वो 13 जमातें नहीं कर सकती तो इमरान खान को तो आप सियासतदान ही नहीं मानते। इमरान खान तो सियासतदान ही नहीं है। तो क्या सिर्फ आप इमरान खान को इस चीज का मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं बैठता और उसके मशवरा ना करने से, उसके साथ ना बैठने से आपका निजाम नहीं चल रहा? तो आप कम से कम अपने बयानिया तो एक रख लीजिए। मेरा ख्याल है ये पिछले 35 साल इक्तदार के जो पार्टनर्स हैं, नवाज शरीफ और जरदारी जैसे, इन्होंने प्यार की पींगे बढ़ाई थी, मिसाके जमहूरियत कर लिया और 18वीं तरमीम बना ली, जो और पाकिस्तान को ये सारी चीजें जोंक की तरह चिमटी रही। और आज पाकिस्तान को 2018 में जिन हालात में इन लोगों ने मुल्क को छोड़ा, क्या वो कम नहीं था कि दोबारा इनके साथ बैठा जाए? 3.5 साल एक शख्स ने चाय का कप और बिस्किट तक आप कह लें कि इतनी किफायत शुआरी उसने की, उसने इन छोटी छोटी चीजों में, हालांकि कोई बंदा सोचे कि यार खाने पीने में भी क्या, मगर वो इतना उसने रखा कि शायद मुझे देखकर दूसरे अफसरान इंस्पिरेशन लें और वो इस तरह की फजूलियात ना करें। अपने आप को एक इस तरह का किरदार बनाकर पेश करता था कि लोग उनकी तकलीद करें। आप क्या चाहते हैं कि ये उनके साथ बैठ के तो अपने वो सारी किए किराए पर पानी फेर ले? अब आते हैं उस बात पर जिसका सवाल तो दूर की बात है, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, और इधर से मौसूफ खुलकर सामने आ गए कि असल में इनकी डोरें कौन हिला रहा है, ये कहां से डिक्टेशन लेकर आए और इनको किसने तैयार करके अच्छा बच्चा बना के एक नए मिशन पर भेजा है। मौसूफ कहते हैं कि कोई भी जमात, कोई भी लीडर हमारे इदारों को क्रिटिसाइज करे तो वो दुश्मन है। अब यहाँ इनडायरेक्टली इन्होंने पीटीआई को और इमरान खान साहब को दुश्मन करा दिया। डायरेक्टली इन्होंने नहीं बोला, मगर कुछ लोगों पर खान साहब, कुछ अफराद पर खान साहब तनकीद कर रहे हैं, इदारों पर नहीं कर रहे। खान साहब ने या पीटीआई ने किसी मौके पर किसी इदारे को निशाना नहीं बनाया। अगर बनाया तो ये कोई एक मिसाल या एक क्लिप निकाल कर हमारे सामने रख दें, हम अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे। खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझ में और फौज में अगर कोई ज्यादा अहम है तो पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान के दिफा की जामिन है। मगर इसमें अगर
बाजवा, फैसल नसीर और XYZ अपनी लाइन से उतरे हुए हैं तो क्या वो अकाउंटेबल नहीं हो सकते? उनको कोई नहीं पूछ सकता? क्या इन लोगों ने एक ब्रिगेडियर रिजवान को सजाए मौत नहीं दी और एक जनरल को इन्होंने जासूसी के इल्जाम में जेल में नहीं डाला हुआ था? अब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाता कि वो अब उसकी वो जनरल छूट चुका है और उसके मुझे नहीं पता कि अगर उसके ऊपर इल्जाम साबित हो चुके थे तो उसको छोड़ा किसने, और अगर उसके ऊपर इल्जाम गलत थे तो जिन लोगों ने उसको फंसाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। ये एक बड़ा अलग से टॉपिक बनेगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करूंगा। अगर यूसुफ रजा गिलानी अदालती नाफरमानी पर और नवाज शरीफ करप्शन पर नाहल हुए तो क्या वो ये नहीं कह सकते कि आपने पार्लियामान पर हमला किया है? अगर सियासतदान की नाहली पार्लियामान पर हमला नहीं है, अगर इमरान खान की हुकूमत आप नाजायज तरीके से गिराएं तो वो जमहूरियत पर हमला नहीं है, तो बाजवा, फैसल नसीर और चंद ये ब्रिगेडियर ये फौज का इदारा कैसे बन गए हैं? अगर हम इनके ऊपर तनकीद करें तो वो फौज पे तनकीद होगी, मगर आप जब चाहें जैसे चाहें आप सियासतदानों की शलवारें उतार कर उनके कंधे पे टांग देते हैं, और उसमें आपको पार्लियामान का तकद्दुस, क्योंकि पार्लियामान को आप समझते कुछ नहीं, पार्लियामान को तो आपने जूते की नोक पर रखा हुआ है। इसकी वजह भी ये है कि पिछले 40-50 साल से अब सारे जमाने के चोर उचक्के इकट्ठे करके पार्लियामान में ले आते हैं, उनके साथ उनका भी कारोबारी जिंदगी चलता है और आपका भी चलता रहता है। ये फर्स्ट टाइम है कि आपको कोई टक्कर के लोग मिले और ये आपको ना आपकी बातों से, ना आपकी धमकियों से और ना आपके दूसरे दाव पेच में किसी चीज से ये डर रहे हैं। इसी तरह मिसाल दूं कि अगर हम अब ये दिसंबर जो 1971 का या ओजड़ी कैंप जो आफिया सदीकी और दूसरे पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले किया, जो सानह एबटाबाद हुआ, उसका उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ, जो इंडिया के त्यारे शोरकोट तक आ गए, तो अगर हम इनके ऊपर सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि जी इस सब के जिम्मेदार कौन थे, हम मुल्क दुश्मन है, इसमें इदारे पे तो किसी ने बात ही नहीं की। जो इस सानहे की शख्सियात जिम्मेदार थी ये तो उनकी बात होगी, और आप तो ये बिल्कुल ही अकाउंटेबिलिटी को नामुमकिन बनाने वाली बात कर रहे हैं। और ये मुनाफिक 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने कासम साहब जो उनसे हैं, पीडीएम और मखसूस जो बॉयज हैं उनका मौकफ दोहरा रहे हैं, जिनका इजहार वो भी मुख्तलिफ फोरम्स पे और एग्जैक्टली इन्हीं वर्ड्स में करते रहे जो इसने लाइन पकड़ी है। इस क्लिप में आप उसकी जो लाइन सुनी आपने सुना होगा, मैं अब वो प्ले करके आपका टाइम नहीं जाया करता। तो यहाँ शोहदा का जिक्र करने की क्या शोहदा की कुर्बानियों से किसी ने इनकार किया है? मादरे वतन की नामूस के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हमारे हीरो हैं, और जहरी बात है उन्हीं की वजह से आज हम सुख चैन की सांस ले रहे हैं। तो उनकी जो शहादतें, उनकी जो कुर्बानियां, उससे तो किसी को इनकार नहीं है। मगर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स पिंडी में 2 नंबरियां करे, मैं अब ये मिसाल दे रहा हूँ, ये इसमें किसी के साथ पॉइंट आउट ना किया जाए, मतलब कि पिंडी जरूरी नहीं है, पिंडी में लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, कोयटा में भी कोई ऐसा अफसर को गलत काम करे तो हमने उसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हमारे जवानों ने जो अफगान बॉर्डर पर, इंडिया या कश्मीर बॉर्डर पर जान दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हम उन लोगों को मत पूछें जो दफ्तरों में बैठकर गलत काम कर रहे हैं। ये क्या मंतक है भाई? क्या ऐसा करके हम उन जवानों के साथ ज्यादती नहीं कर रहे कि वो तो अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन से लड़ रहे हैं? कोई और जो है वो अपने स्याह कारनामे कहीं और अंजाम देता है, जिसका फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहीं और बैठ के अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। मगर जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो फिर उन जवानों की शहादत को बेचने की कोशिश करते हैं जो बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं। इन दोनों का आपस में क्या लिंक है? इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। और मेरा मशवरा भी है और मेरा ख्याल भी है और ये मेरा ओपिनियन, जो आप कुछ भी कह लें इसको, कि जो ऐसे लोग हैं इनको आम मुजरिमान और आम कवानीन से ज्यादा सख्त सजाएं देनी चाहिए। ये जिम्मेदार थे, इनके ऊपर ज्यादा भारी जिम्मेदारियां थी, उसके बावजूद अगर ये अपनी जिम्मेदारियों से रोगरदानी कर रहे हैं तो इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आगे अब इस पहलवान ने अपना अगला प्लान भी बता दिया कि अब ये पाकिस्तान के सारे कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों वगैरह में जाएगा और यही जो अपना जहर इसने टीवी स्क्रीन पर घोला है, इसको ये तालिब इल्मों के जहन में भरने की कोशिश करेगा। इसमें मुझे अब वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एक किरदार, वो वर्म टंग याद आ गया, जो ऐसे ही अपने बात करने के तरीके से, मतलब जब वो बोलता था तो बड़े पुरसर तरीके से उसकी बात होती थी, तो वो बादशाह के जहन को पलट देता है। और फिर उसको कोई बड़े पूछता भी है कि यार उसका नाम ही वर्म टंग है, बादशाह से जब सवाल होता है तो तुमने कैसे उसकी बातों को सही मान लिया? और यही इस तरह के लोग जो हमारे कच्चे जहनों को अपने पुरसर बात करने के तरीके से, अपने ड्रामाई अंदाज से उनके जहनों को परगंदा करते हैं। यहाँ पर टाइमिंग भी बड़ी अहम है। मैं आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान साहब के इंटरव्यू के बाद 36 घंटे के अंदर ही इसने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी। ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी, इनको थोड़ा सा गैप लेते, थोड़ा सा उसमें टाइम को। मगर ये तीसरी बार हो चुका है, पिछले वाकयात अब मैं नहीं गिनवाता, ये मैं किसी और टाइम पे बताऊंगा। तीसरी बार हो चुका है कि जिस दिन ये कार्रवाई डालते हैं उसके कुछ ही घंटे के बाद ये अपनी इंटेंशन शो कर देते हैं। वो बच्चा भी जानता है यार, थोड़ा सा तो उसमें टाइम दो, लोगों को अभी ताजी ताजी बात है, भूली नहीं है आपने अभी कल क्या किया और कल क्या ड्रामे किए हैं, उसमें आपने गैप नहीं दिया और अगले दिन ही आप अपनी औकात पर आ गए हैं। तो ये एक बड़ी बेवकूफी थी इनकी, और इसका मौसर जो एक एनकाउंटर है वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी हमारे नौजवान बेहतर जानते हैं कि आप उनको इस प्रोपेगेंडे का तदारक कैसे करना। अब ये वीलो का एहतमाम करते हुए मैं एक मिसाल दे दूं कि अक्सर आप बगीचों में जाएं तो आपको खुशनुमा पौधों के साथ एक पतली सी बेल नजर आती
आती है। दूर से आप देखें तो लगता है जैसे उसकी प्लांट की आउटलाइन बनी हुई है, बड़ी अच्छी लगती है, भली सी लगती है, मगर असल में वो उस प्लांट की तमाम जो इंग्रेडिएंट्स उसकी अफजाइश के लिए होते हैं वो उनको चूस रही होती है, और इसे कहते हैं आकाश बेल। ये पौधे को बचाना है अगर, तो आपको इस आकाश बेल को उस पौधे से अलग कर देना चाहिए, वरना कुछ ही दिनों में ये आपका पौधा खत्म कर देगी, आपका पौधा मुरझा जाएगा। कासिम अली शाह साहब जैसे लोग जो हमारे माशरे की आकाश बेलें हैं, हमें चाहिए कि इनसे हम जितना जल्द हो सके और ऐसे दूसरे लोगों से जितना जल्द हो सके हम अपनी दूरी बना लें, इनसे हम बच कर ही रहें। ये बज़ाहिर बड़े खुशनुमा, बज़ाहिर बड़े आइडियल और बज़ाहिर बहुत ही वो लगते हैं जैसे जिंदगी में कामयाब तरीन शख्स हैं, मगर आप इनकी ज़हनियत का अंदाजा यहाँ से लगाएं कि एक 2-2, 3-3 लाख रुपए पे अपने लेक्चर बेचने वाला शख्स जिसने अमली जिंदगी में आज तक कभी कुछ नहीं किया, वो उस शख्स को तनकीद कर रहा है, उसके ऊपर वो सवाल उठा रहा है। सवाल उठाना हक है, मगर नाजायज सवाल उठा रहा है। जिसकी पूरी जिंदगी आइडियल रही है, उसने जीरो से स्टार्ट लेकर उसने तनहे तनहा 2 फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। फ्री कैंसर हॉस्पिटल एक ऐसा काम था जो कहते हैं कि नामुमकिन था, उसको मुमकिन उसने करके दिखाया। 99 में उसके पास एक सीट थी, उसने एक सीट से पाकिस्तान के वजीर आजम बनने तक का सफर तय किया। मतलब उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी लाइफ का निचोड़ उसने जीरो से स्टार्ट लिया और वो उस पीक तक गया। अमली तौर पर उसने हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। तो जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये तज्जिए दे रहे हैं, सिर्फ सुनने वाले इस चीज का ख्याल रखिएगा कि क्या उसका इतना कद काट है कि वो उसको काउंटर कर सके, जिससे इसका कोई मुवाजना ही नहीं है, कोई काबिलियत ही नहीं है। तो ये बात मेरी जरूर जहन में रखिएगा। अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको, पाकिस्तान को और इमरान खान साहब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।